लिखा था किसी भी ट्राइंगल में दो बिंदुओं के किसी भी ट्राइंगल में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और आधी भी होती है। और किसी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो चार त्रिभुज बनते हैं। और चारों जो त्रिभुज होते हैं वो आपस में तो सर्वांग सम होते हैं और जो मूल त्रिभुज होता है उसके समरूप होते हैं। ठीक है ना। चारों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, मूल त्रिभुज का एक चौथाई होते हैं। चारों के परिमाप आपस में बराबर होते हैं, मूल त्रिभुज का आधा होते हैं। परिमाप आधे होते हैं, क्षेत्रफल एक चौथाई होते हैं। एंगल्स है वो बराबर होते हैं, संगत भुजाएं आधी होती हैं, संगत माध्यिकाएं आधी होती हैं, संगत शीर्षलंब है वो आधे होते हैं। ठीक है ना। हमने क्या किया था, ऐसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इनके मिड पॉइंट्स को मिलाया था तो जो अंदर ट्राइंगल बना था इसकी भुजाएं इन भुजाओं के समांतर हुई थी। ट्राइंगल एबीसी था, इसको डीईएफ कहें, तो जो बीसी है उसके पैरेलल तो है डीई और इसकी आधी है, ए बी है उसके पैरेलल ईएफ है और उसकी आधी है, और ए सी है उसके पैरेलल डीएफ है और उसकी आधी है, ए बी के पैरेलल ईएफ है और उसकी आधी है, और बीसी के पैरेलल डीई है और उसकी क्या है, आधी। कल ये बात हमने डिस्कस करी थी। इसका मैं उल्टा बताता हूं आपको। सपोज कीजिए ये ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी है, बीसी के समांतर कोई सरल रेखा बनाई जाती है। ऐसे ही एसी के समांतर एक रेखा यहां और बना दो और इधर से ए बी के समांतर और बना दो, तो इनके मिड पॉइंट से मिलाया तो सामने वाली भुजाएं समांतर हो गई। अब की बार हमने इसके समांतर बना दिए हैं, बीसी के समान डी ए बी सी, इसको डी कह देता हूं, इसको ई कह देता हूं और इसको एफ कह देता हूं। बीसी के समांतर है वो डीई है, ए बी के समांतर है वो ई एफ है, और ए सी के समांतर है वो डी एफ है, और इनके शीर्षों से गुजर रही है। तो यहां पर क्या हुआ था, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से नया ट्राइंगल बना था। यहां पर ये जो बाहर वाला ट्राइंगल डीईएफ बन रहा है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु है एबीसी। एबीसी है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये जो भुजा है डीई, ईएफ और डीएफ, इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो वैसे ही हो जाएगा। अब यहां पर आप दो तरीके से सोच सकते हो। अगर एबीसी ट्राइंगल को मेन ट्राइंगल मान रहे हो तो अंदर वाली भुजाएं समांतर और उसके आधी हो जाएंगी, और अगर आप यहां एबीसी को मेन ट्राइंगल मान रहे हो तो बाहर वाली जो भुजाएं हैं वो बीसी के समांतर होंगी और उसकी दुगुनी भी होंगी। और जो ए पॉइंट है वो डीई का मिड पॉइंट होगा, बी है वो डीएफ का मिड पॉइंट होगा, और वो जो सी है वो किसका होगा, ईएफ का मिड पॉइंट होगा। डेफिनेटली मिड पॉइंट होगा। यहीं से हमने एक बात और सीखी थी, अगर किसी शीर्ष पे लंब डाला जाता है, अगर मैं ये कहूं कि ये जो ट्राइंगल है एबीसी, इसमें यहां से यहां इस भुजा पे लंब डाल दूं, इस भुजा से इस भुजा पे लंब डाल दूं, और इस भुजा से इस भुजा पे लंब डाल दूं। यहां मैंने तीनों भुजाओं पे लंब डाला है, तो लंब डालने से ये इसका लंब केंद्र हो गया। तीनों भुजाओं पे लंब डाला है इसलिए इसका लंब केंद्र हो गया। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि इसके शीर्ष से यहां से लंब डाले जाते हैं, ऐसे समझ लो आप। इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले, इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले और इससे इसके ऊपर लंब डालूं। सपोज कीजिए ये जो ट्राइंगल है इसमें एफ से लंब डाल रहा हूं यहां पर, तो ये एफ से लंब है तो ये यहां आ जाएगा। सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं यहां से यहां। क्या बता रहा था, हाँ ऐसे ले लो, जो डीईएफ है इसमें इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इधर से अगर ये जो ईएफ है इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से हो गया ये, और ये जो
बीई है तो इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो बी इसका मिड पॉइंट है तो ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये इस शीर्ष से गुजरे या नहीं गुजरे कह नहीं सकते हैं, इसलिए आप ये कह सकते हो ये इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस भुजा के ऊपर लंब है। ये जो ट्राइंगल डीईएफ है इसमें डीई का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये हो गया जो यहां 90 डिग्री का कोण बना रहा है, भुजा के मध्य बिंदु पर लंब। और जो डीएफ का मिड पॉइंट है वो बी है तो इसके ऊपर ये लंब हो गया तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और इधर से जो ईएफ है इसके ऊपर लंब ये है जो कि यहाँ 90 डिग्री, ये तीनों यहाँ मिल रहे हैं। तो ये जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं वो परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर होता है। तो ये जो सरकम सेंटर है ये हो जाएगा किसका, ट्राइंगल डीईएफ का। ये डीईएफ का सरकम सेंटर हो जाएगा। भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर लंब डाला गया है। डीई भुजा का मध्य बिंदु है, डीएफ भुजा का मध्य बिंदु है उस पर लंब है, और ईएफ भुजा है उसका मध्य बिंदु है उस पर लंब है। लेकिन ये जो अंदर वाला ट्राइंगल एबीसी है उसके शीर्ष ए से लंब हो गया। ये कारण क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, बीसी और डी पैरेलल हैं। तो बीसी पर अगर लंब है तो डीई पर लंब है तो बीसी पर भी लंब होगा। ये अगर डीई पर लंब है तो बीसी पर भी लंब होगा। लेकिन डीई के तो मिड पॉइंट पर लंब है, डीई है उसके तो मिड पॉइंट पर लंब है, लेकिन एबीसी ट्राइंगल में शीर्ष ए से बीसी भुजा पर लंब है। तो अगर मैं इसको, इस लंबाई को, इस पूरी वाली लंबाई को, ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट को मैं पी कह दूं, तो जो एपी लाइन है, एपी जो लाइन है वो डीई के तो मिड पॉइंट पर लंब है। और यही एपी जो है ये ट्राइंगल एबीसी में शीर्ष ए से बीसी पर लंब है, क्योंकि समांतर भुजाओं में एक भुजा पर जो लंब होता है वो दूसरी पर भी लंब होता है। तो जो एपी लाइन है वो डीई के तो मिड पॉइंट पर लंब है। ऐसे ही इसको मैं क्यू कह दूं और इस पॉइंट को मैं आर कह दूं। ऐसे ही बी क्यू जो है ये डी एफ के मिड पॉइंट पर लंब है, तो सामने वाली भुजा पर भी लंब होगा, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और ऐसे ही ये जो सी आर है ये ई एफ के मिड पॉइंट पर लंब है, तो सामने वाली भुजा ए बी पर भी लंब हो जाएगा, क्योंकि समांतर भुजाओं में से एक पर लंब है तो दूसरी वाली पर भी लंब होगा। तो ये जो एक तो है एपी, एक है सी आर और एक है बी क्यू, ये क्या हो गए, इस डीई एफ की भुजाओं के मध्य बिंदु के ऊपर लंब हो गए, या ये कह सकते हैं कि डीई एफ के साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं वो सरकम सेंटर होता है, परिकेंद्र होता है। तो ये परिकेंद्र हो जाएगा किसका, डीई एफ का। ये डीई एफ का परिकेंद्र हो जाएगा। यही डीई एफ का जो परिकेंद्र है वो एबीसी का लंब केंद्र हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ऑर्थो सेंटर होता है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब हो जाएगा। अब मैं यहां डीईएफ के लिए कह सकता हूं कि डीईएफ का जो ऑर्थो सेंटर है वो एबीसी के लिए सरकम सेंटर हो जाएगा। क्लियर है ना, इस तरीके से इनको व्यक्त कर सकते हैं, परिकेंद्र और लंब केंद्र। बाहर वाले का जो परिकेंद्र होगा वो अंदर वाले ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे मैं एक एक ट्राइंगल को अलग अलग भी पढ़ाऊंगा। विषमबाहु त्रिभुज, इसकी हेडिंग ये हो जाएंगी विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये तो भुजाओं के आधार पर तीन तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में आ जाएगा एंगल्स के आधार पर
समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और भुजा और एंगल दोनों के आधार पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उनके जो अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री। ये इससे आपके बहुत सारे जो रूल्स जो हैं या बहुत सारे आपके कंसेप्ट जो हैं वो आप दोबारा से इनको चेक कर लोगे। दोबारा से आपके जो कंसेप्ट है वो चेक हो जाएंगे। बोल सर ऐसे कैसे हो जाएंगे? देखो मैं बताता हूं। एंगल बाइसेक्टर मिले थे जहां पर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर मिले थे, एंगल बाइसेक्टर मिले थे। तो इसका और इसका जो अनुपात आया था वो इन दोनों के योग में इसका भाग देने से आया था। ये बी सी है, ये डी ई एफ है। एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर है आई होता है। हमने पढ़ा था ए आई अपॉन आई डी पढ़ा था, ये पढ़ा था ए बी प्लस ए सी बट्टे बी सी, याद है क्या? ए आई और आई डी का अनुपात ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। ऐसे ही आपने पढ़ा था बी आई अनुपात आई ई, ये हुआ था ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, इस रेशो में हुआ था। और ऐसे ही हुआ था सी आई अपॉन आई एफ बराबर हुआ था बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी। आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता है। ये तो था एंगल बाइसेक्टर के लिए। ऐसे ही आपने जब ये पढ़ा था ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी है, ये इसकी मीडियन है, ये इसकी मीडियन है और ये इसकी मीडियन, मीडियन है तो मीडियंस जहां मिलती हैं तो वो ग्रेविटी सेंटर या केंद्रक होता है। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है। तो ए जी अनुपात जी डी है वो 2:1 हुआ था। बीजी अनुपात जीई है ये 2:1 हुआ था। और सी जी अनुपात जी एफ है ये 2:1 क्या हुआ था? 1 हुआ था। ये हमने पढ़ा था। एक हमने ये भी पढ़ा था, ये एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है, एडी इसकी मीडियन है और ये मीडियन के मिड पॉइंट से यहां मिलाते हैं। तो ये जो मीडियन है वो तो 1:1 के रेशो में डिवाइड होती है, लेकिन ये है ये 1:2 के रेशो में डिवाइड होती है, और ये जो है ये 3:1 के रेशो में डिवाइड होती है। याद है या नहीं आपको? मुझे नहीं पता है। और ये मैंने ऐसे कर करके समझाया था, यहां से यहां मिला देते हैं, इसके पैरेलल हो जाता है, समरूप त्रिभुज बन जाता है। एक बार आप रिवाइज करना, पीछे जाके देखना, ये चीजें आप लोग पढ़ के आ चुके हो। तो एक तो इन चीजों को मैं एमपीजी के थ्रू भी दोबारा बताऊंगा, दोबारा हम एमपीजी के थ्रू भी इन चीजों को सीखेंगे, देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है ना। दोबारा देखेंगे इनको। दूसरी बात यह है कि और उसका कहां यूज हो सकता है उसके आधार पर हम समझेंगे। चले आगे। ये पहले बताई हुई चीजें हैं जिनको मैंने यहां दोबारा रिवाइज किया था। एमपीजी होता है मास पॉइंट ज्योमेट्री, द्रव्यमान केंद्र ज्यामिति। मास पॉइंट यानी द्रव्यमान केंद्र ज्यामिति। क्या होता है इसमें? देखो, ये एक तरीके से बैलेंसिंग का सिस्टम होता है, बैलेंसिंग का सिस्टम होता है। और आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक तराजू से। एक तराजू कौन सी? डिजिटल वाली नहीं, वो डंडी वाली जिसमें ऐसे 2 पल्ले होते थे और इस तरीके से तोला जाता था, वो वाली तराजू आपको आज भी घरों में गांव में मिल जाएगी। डिजिटल पुराने टाइम में घी वगैरह तोलते तो उसी से तोलते थे दड़ा, आजकल तो बहुत कम हो गई, लेकिन अब भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। हमारे तो गांव में है, अब भी है।
सबके होगी। उसमें क्या होता है, ऐसे ऊपर डंडी लगी हुई थी जहां से पकड़ा जाता है, और इसके नीचे ऐसे पल्ले लगे हुए होते हैं जिसमें एक तरफ तो वजन रखा जाता है और एक तरफ वस्तु को रखा जाता है, और फिर उसको तोला जाता है। अगर इधर आपने एम वेट रख दिया है, इधर जो पदार्थ है उसका वेट भी एम हो जाएगा, तब ये बैलेंस हो जाएगी, किसी भी तरफ झुकेगी नहीं, किसी भी तरफ झुकेगी नहीं। और ये जो यहां पर जो डंडी लगी हुई है वो ठीक बीच में होती है, ठीक बीच में होती है, इसका मतलब दोनों तरफ वजन बराबर होना चाहिए। इसको लंबाई को मैं L1 कह दूं, ये लंबाई है, इसको मैं L2 कह दूं, इस वेट को मैं M1 कह दूं, इस वेट को मैं M2 कह दूं। एकदम पहले तराजू के आधार पर देख लें तो L1 और L2 का जो रेशो है वो उल्टा होता है M और M2 अपॉन M1 होता है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि L1 अपॉन M1 बराबर L2 अपॉन M2 हो जाएगा, ऐसे समझ लो आप। हाँ, L1 अपॉन L2 बराबर M2 अपॉन M1 हो जाएगा, ऐसे समझ लो आप। इसके आधार पर आप कह सकते हैं L1 M1 बराबर L2 M2 हो जाएगा। अब तराजू में क्या होता है, L1 और L2 की लंबाई बराबर होती है, इसका मतलब दोनों पलड़ों में जो रखा हुआ वजन है वो भी बराबर होता है, तब वो बैलेंस रहेगी। फिजिक्स में एक नियम आता है टॉर्क का, है ना। जितना ज्यादा लंबा आपके पास में, लंबाई जितनी ज्यादा होगी बल उतना ही ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल से कहा जाता है, टॉर्क को हिंदी हिंदी में क्या बोलते हैं, बलागुण, है ना, बलागुण। तो इसके एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। खिड़कियों के जो हत्थे हैं वो, या दरवाजे के हत्थे जो हैं वो उधर वाली साइड में क्यों लगाए जाते हैं, जिधर ये घूमने वाला है उधर क्यों नहीं लगाए जाते, है ना, ऐसे दिया जाता है। इस पेन को अगर मैं यहां से पकड़ के ऐसे खींचूं तो चांस कम है कि टूट जाए, लेकिन यहां से पकड़ के करूं तो डेफिनेटली ये टूट जाएगा, ठीक है। एक लकड़ी को आप एकदम यहां से करके तोड़ने की कोशिश करो, नहीं टूटेगी, लेकिन दूर से पकड़ के ऐसे दबाओगे तो टूट जाएगी, ठीक है ना। आप यहां वजन रख के, यहां वजन, जैसे आपकी कोनी यहां से घूम रही है तो यहां आप 20 किलो वजन है उसको ऐसे उठा लोगे, लेकिन यहां 20 किलो वजन रखोगे तो ज्यादा जोर लगेगा, ज्यादा जोर लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। ऐसे ही ये जो हैंडल है दरवाजे के लगा हुआ, ये अगर इधर पास में होता तो खोलने में ज्यादा जोर आता, और जितना दूर होता है उतना टॉर्क लगता है। तो उसमें आपका जो फोर्स या जो बल है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, किससे, इस दूरी से, इसलिए वो फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है। यहां पर भी यही कंसेप्ट होता है। अगर एक साइड की डंडी ज्यादा लंबी हो गई तो उसका दूरी के कारण फोर्स लगेगा, इसलिए कम वजन की जरूरत पड़ेगी। लंबाई अगर ज्यादा हो गई है तो वेट कम यूज होगा, और लंबाई अगर कम है तो वेट ज्यादा यूज करना पड़ेगा, वेट ज्यादा यूज करना पड़ेगा। इसलिए एक साइड की लंबाई अगर ज्यादा हो गई है तो उसको दूसरी साइड में आपको वजन ज्यादा रख के उस तराजू को बैलेंस करना होगा, समझ रहे हैं। और यही आपके एमपीजी का कंसेप्ट है, यही एमपीजी का कंसेप्ट है। कभी भी जैसे कोई सरल रेखा ए बी है और इसके ऊपर कोई पॉइंट मान लीजिए पी है, अब ये लंबाई और ये लंबाई जिस अनुपात में होगी, मान लीजिए ये x और y के अनुपात में है, या L1 और L2 ही मान लेते हैं, तो L1 और L2 ही मान लेते हैं इनको अनुपात में, तो आपको इसके ऊपर वेट तय करना है और इसी से आपको लंबाइयां ज्ञात करने में हेल्प मिलेगी। इसके ऊपर आपको वेट तय करना है, तो L1 और इस लंबाई का जो अनुपात होगा उसके उल्टे अनुपात में वेट तय किए जाएंगे। ये अगर मान लो 3:2 है, ये लंबाई 3 इकाई है, ये लंबाई 2 इकाई है, 3:2 है, तो वो जो वेट आएगा इधर और इधर वाला वो 2:3 आएगा। अगर इधर 2 किलोग्राम आएगा, इधर कितना आ जाएगा,
3 किलोग्राम आ जाएगा। अगर ये 3 मीटर और 2 मीटर है तो वजन इधर 2 है तो इधर 2 किलो आ जाएगा, इधर 3 है तो इधर 3 किलोग्राम आ जाएगा। अब ये 2 और 3 ही जरूरी नहीं है, रेशो 2-3 का होना चाहिए। 4-6 हो सकता है, 20-30 हो सकता है, 40-60 हो सकता है, 200-300 हो सकता है। और ये भी 3 मीटर 2 मीटर जरूरी नहीं है, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। क्लियर है ना? यहां पर आपको मैं आज थोड़ा सा बताता हूं, कल इसको फिर कंप्लीट कर देंगे अपन। आज ये बताता हूं कि किसी भी ट्राइंगल में जो सामने वाली भुजा पर किसी भी शीर्ष से कोई सरल रेखा मिलाई जाती है उसको हम बोलते हैं सीविन बोलते हैं। ये ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है। शीर्ष ए से बीसी भुजा पर कहीं भी आपने डी पर मिला दिया, बीसी भुजा पर कोई बिंदु डी है, ए और डी को आपने मिला दिया। अब ये एंगल बाइसेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये यहाँ इसका डी इसका मिड पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी श्योर नहीं है। उस कंडीशन में एडी जो है वो शीर्ष ए से बीसी की सीवियन होगी, सीवियन होगी। हिंदी में इसको कहा जाता है एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मिलाने वाली सरल रेखा। एक वन वर्ड नहीं है, ऐसे लिखा जाता है शीर्ष ए से बीसी भुजा के बिंदु डी पर मिलाया गया, ऐसे लिखा जाएगा लैंग्वेज में। इंग्लिश में इसको सीवियन भी कहा जाता है। ये कोई सीवियन है। तो आप ये कह सकते हो किसी ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर एक सीवियन होता है, उसका शीर्षलंब भी एक सीवियन होता है, उसकी माध्यिका भी एक सीवियन होता है। शीर्षलंब सीवियन तभी होता है जब यहां हो, सपोज कीजिए ये ट्राइंगल है, एबीसी है, ए से बीसी पर लंब डालोगे तो बीसी पर लंब नहीं आएगा। अब ये लंब यहां आ जाएगा, इस कंडीशन में मैं इसको सीवियन नहीं कर सकता। बीसी के ऊपर ही आके मिलनी चाहिए सरल रेखा। बीसी को एक्सटेंड यानी परिवर्धित करने पर या आगे बढ़ाने पर नहीं मिलनी चाहिए, बीसी के ऊपर ही आके मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एडी है वो बीसी के ऊपर क्या है, सीवियन का काम करेगी। क्लियर है? माध्यिका एक सीवियन होता है, एंगल बाइसेक्टर भी एक सीवियन होता है। माध्यिका और एंगल बाइसेक्टर तो बीसी के ऊपर ही मिलते हैं। अब जो शीर्षलंब है वो सीवियन होगा या नहीं होगा, तो अगर बीसी के ऊपर ही शीर्षलंब बन रहा है तो सीवियन हो जाएगा। या ऐसे ही कोई रैंडम लाइन आपने आंख बंद करी, मैंने ऐसे में आंख बंद है, मुझे नहीं पता कहां जाके मिलेगी, ये एक सीवियन। ऐसे फिर आंख बंद करके एक दूसरी सरल रेखा बनाई, ये भी एक सीवियन है, ये भी एक सीवियन है, ये भी एक सीवियन है, ये भी सीवियन है, ये भी सीवियन है, ये भी सीवियन, ये सारी की सारी सीवियन है। शर्त एक ही है, ए से शुरू होनी चाहिए और बीसी पे आके मिल जानी चाहिए। ऐसे ही बी से सीवियन हो सकती है, ऐसे ही सी से सीवियन हो सकती है, ये सीवियन है। ठीक, अब देखो, अब इसमें आगे समझते हैं क्या होता है। करना क्या है वो देखना। आपको हर भुजा को या हर लंबाई के उसके ऊपर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को तो आपको उस तराजू का वो पॉइंट मानना है जहां से अपन को उसको बैलेंस करना है। और इधर एक लंबाई होगी, इधर एक लंबाई होगी, उसके आधार पर हमें वेट तय करने हैं, उसके आधार पर हमें वेट तय करने हैं। ये एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है, एक सीवियन है एडी और एक सीवियन है बीई। ये एडी है और ये बीई है। ऐसे एक दूसरा ट्राइंगल बना सकता हूं, एबीसी है, एक सीवियन एडी है, एक सीवियन बीई है। इस पॉइंट को अपन कुछ भी मान लेते हैं, पी मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, ओ मान सकते हैं, कुछ भी पी मान सकते हैं। ऐसे एक ट्राइंगल और बनाता हूं, एबीसी ट्राइंगल है, एक सीवियन एडी है, एक सीवियन बी ही है, इसको पॉइंट पी मान सकते हैं। एक ट्राइंगल और बना लेता हूं, एक सीवियन एडी है, एक सीवियन बीई है, इसको पी मान लेता हूं। बोलो 4 ट्राइंगल क्यों बनाए? सब में आपको ये अब बताता हूं क्या होता है। आपको इसका इसकी वैल्यू दे दिया, रेशो दे दिया, इसका इसका दे दिया, तो इसका इसका पूछा जा सकता है, इसका इसका पूछा जा सकता है। आपके पास में यहां पर 6
नहीं, तीन चार भुजाएं ऐसी होंगी जिनके आपको रेशो मिलेंगे, बीसी, एसी, एडी और बीई। एक तो बीसी भुजा डी के द्वारा विभक्त हो रही है, एक एसी भुजा ई के द्वारा विभक्त हो रही है, एक बीई भुजा है वो पी के द्वारा विभक्त हो रही है, और एडी भुजा है वो भी पी के द्वारा विभक्त हो रही है। तो यहां पर चार लंबाइयां ऐसी हैं जो अपने सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है। बीसी हो रही है बीडी और सीडी में, एसी हो रही है एई और सी में, बीपी हो रही है बीई हो रही है बीपी और ईपी में, और एडी हो रहा है एपी और डीपी में। इनमें से किन्हीं भी दो लाइंस जो हैं उनके रेशो दिए गए होंगे, बाकी दो के पूछे जा सकते हैं। दो लाइंस के रेशो दिए गए होंगे, बाकी दो के पूछे जा सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये तो है 3 और ये है 5 के रेशो में, ये है 7 और ये है 6 के रेशो। सपोज कीजिए ऐसे दे दिया, या इसको 6 दे दिया और इसको 4 दे दिया, ऐसे मान लो। अब आपसे पूछा जाता है एपी और डीपी किस रेशो में होंगे, बीपी और ईपी किस रेशो में होंगे। यानी आपको दो भुजाओं के अनुपात दे दिए और इन दो सीवियंस के अनुपात पूछ लिए। ऐसे भी हो सकता है एक भुजा का दे दिया, जैसे ये 3 है ये 5 है, एक तो भुजा का दे दिया, एक सीवियन का देके दूसरी भुजा और दूसरी सीवियन का पूछा जा सकता है। ये है कितना 7 और ये है 3, ये 3 और 5 है, ये 7 और 3 है। 7 और 3 की बजाय मैं 2 और 5 कर देता हूं, ये 5 है और ये 2 कर देता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस भुजा पर सीवियन है उसका नहीं दिया, यहां बीसी भुजा पर सीवियन है और बीसी भुजा का रेशो दे दिया, और बीसी पर सीवियन है उसी का रेशो दे दिया। ऐसे भी हो सकता है कि ये 3 है और ये 5 है, अब बीसी के ऊपर जो सीवियन आ रही है उसकी लंबाई नहीं दी है, बीई वाली लंबाइयां आपको दे दी हैं, ये 4 दे दिया और ये 3 दे दिया। ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है दोनों सीवियंस के रेशो दे दें और भुजाओं के नहीं दें। ये हो गया कितना 3, ये हो गया 4, ये हो गया 7 और ये हो गया 3, 7। ठीक, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये लंबाई भी 3 है ये लंबाई भी 3 है, लंबाइयां बराबर नहीं है। इसका रेशो 3 4 है, इसका रेशो 7 3 है। इसको ऐसे समझ लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये 5 है और इसको 4 मान लो, ये 7 और 3 है, ये 5 और 4 है। अब आपसे पूछा जा सकता है, यहां पूछा जा सकता है एपी और डीपी का रेशो क्या होगा, बीपी और ईपी का रेशो क्या होगा। इस भुजा का रेशो दे दिया, सीवियन का पूछ लिया। ठीक है, आपको यहां पूछा जा सकता है एई और एसी का रेशो क्या होगा, बीपी और ईपी का रेशो क्या होगा। इसमें पूछा जा सकता है एई और एसी का रेशो क्या होगा, और एपी और डीपी का रेशो क्या होगा। इसमें पूछा जा सकता है, इसको डी कर दें इसको ई कर दें, बीडी और डीसी का रेशो क्या होगा, बीडी और डीसी का रेशो क्या होगा, एई और एसी का रेशो क्या होगा। अब इनको हम 1 बाई 1 एक एक को डिस्कस करेंगे, 1 बाई 1 एक एक को डिस्कस करेंगे।
उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये तो लिख लीजिए। इन्हीं एग्जांपल्स को पहले समझेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, वेट जैसी कोई चीज आपको नहीं दी गई होगी, लंबाइयों के आधार पर वेट तय करोगे आप। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर सपोज कीजिए। ए बी सरल रेखा सी के ऊपर ए सी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 5 सेंटीमीटर। समझ रहे होगे? वेट को मैं सर्किल में ले रहा हूं, ये 4 सेंटीमीटर है इसलिए इधर का वेट 4 ले लो, और ये 5 सेंटीमीटर है इसलिए इधर का वेट 5 ले लो। तो पॉइंट सी का वेट क्या हो जाएगा? ये 4 + 5 हो जाएगा। दो तीन चीजें ध्यान रखनी है आपको। इधर वाली लंबाई इधर का वेट तय करेगी, इधर वाली लंबाई इधर का वेट तय करेगी। अगर मैं इस वेट को इस लंबाई से गुणा करूंगा तो 5 का चौगुना 20 है, इस 5 का चौगुना भी 20 हो जाएगा। और जिस पॉइंट को आपने इनका जो पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसको इंटरनल डिविजर बोलते हैं, आंतरिक विभाजक बोलते हैं, इंटरनल डिविजर बोलते हैं। आगे मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ये ए बी लाइन है, इसके ऊपर जो सी है वो इसको ए सी और बी सी में डिवाइड कर रहा है, तो सी ए बी का इंटरनल डिविजर होता है, आंतरिक भाजक होता है। लेकिन अगर ए बी ऐसे है और ए बी को आगे बढ़ाया गया है सी तक, तो ये जो सी है ये ए बी का एक्सटर्नल डिविजर होता है, बाह्य भाजक होता है। इसका एक्सटर्नल डिविजर होता है, बाह्य भाजक होता है। यहां जो सी है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाह्य विभाजन कर रहा है ए बी का। किस कौन कौन से भागों में? एसी में और बीसी में। यहां पर भी किस में कर रहा है? एसी में और बीसी में। इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, आंतरिक विभाजन। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन। सी यहां क्या काम कर रहा है? इंटरनल डिवीजन का काम कर रहा है। सी यहां क्या कर रहा है? एक्सटर्नल डिवीजन का काम कर रहा है। यहां अंतः भाजक है और इसको बोला जाता है अंतः विभाजन। यहां बाह्य विभाजक है और इसको बोला जाता है बाह्य विभाजन। ठीक है, आगे डिटेल से बताऊंगा मैं। सिमिलरिटी के आधार पर भी ये काम आएंगे, सर्किल में भी इसका यूज होगा। अब यहां पर ये लंबाई 4 और 5 है, तो सी ने ए बी का आंतरिक विभाजन कर रखा है 4 और 5 की लंबाइयों में। समझ रहे हैं आप? सीविन हमेशा आंतरिक विभाजन करती है, सीविन बाह्य विभाजन नहीं करती है। सीविन हमेशा आंतरिक विभाजन ही करती है। तो अगर आंतरिक विभाजक ऐसे दे रखे हैं, तो इधर वाली लंबाई है उसके आधार पर इधर का वेट तय करो, और इधर वाली लंबाई है उसके आधार पर इधर का वेट तय करो। और जिस पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट सी है जो इसका डिवीजर है, यहां का वेट तय करेंगे, तो ये दोनों वेट है ये आपस में जुड़ के आ जाएंगे। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाइयों के आधार पर वेट तय कर सकते हो, भार तय कर सकते हो। फिर भार अगर अपने पास हुए तो भार के आधार पर लंबाइयां तय कर सकते हो। मान लीजिए किसी भी तरीके से आपको नहीं मिलेगा दिया हुआ, लेकिन हम कैलकुलेशन से रिजल्ट बनाएंगे, तब आपने सामने एक सिचुएशन आ जाएगी। ये एक सरल रेखा है ए बी और ये है पॉइंट सी। मान लीजिए, अरे तो क्या हुआ, मान लीजिए इधर वेट आया एम, कितना आ गया? इधर वेट आ गया कितना? 5, और इधर वेट आ गया कितना? 3। ए पर वेट 5 आ गया और बी पर वेट कितना आ गया? 3 आ गया। या ए पर 3 आ गया, लंबाई ज्यादा है तो इसको 3 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं। और सी पर ये बैलेंस हो रही है लाइन, ये माना जाएगा लाइन बैलेंस हो रही है, यानी तराजू है, इधर 3 है वेट, उधर 5 है वेट, उसके बावजूद अगर ये बैलेंस है, तो ये लंबाई तो हो जाएगी 5 यूनिट और ये लंबाई हो जाएगी 3 यूनिट। 5 यूनिट, अब यूनिट का मतलब है वो सेंटीमीटर, मीटर या कुछ भी हो सकता है, और ये हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। रेशो पूछे तो 5:3 हो जाएगा।
5 अनुपात क्या हो जाएगा 3। इस लंबाई को मैं L1 मानूं, इस वेट को मैं M1 मानूं, इस लंबाई को L2 मानूं, इस वेट को M2 मानूं, तो ध्यान रखना लंबाइयों का उल्टा होता है वेट का अनुपात, या वेट का उल्टा होता है लंबाइयों का अनुपात। मैं कह सकता हूं L1 और L2 का जो रेशो है वो M2 और M1 के रेशो में आएगा, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो लंबाई गुणा वेट बराबर हो जाएगा दूसरी लंबाई गुणा दूसरा वेट हो जाएगा। पहली लंबाई गुणा पहला वेट बराबर दूसरी लंबाई गुणा दूसरा वेट। लेंथ इनटू मास इक्वल टू लेंथ इनटू मास। ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इधर वाला वेट उधर की लंबाई तय करेगा, उधर वाला वेट इधर की लंबाई तय करेगा। बीच का जो पॉइंट है उसका वेट इन दोनों वेट का सम यानी योगफल के बराबर होगा। इस लंबाई का इस वेट से गुणनफल, इस लंबाई का इस वेट से गुणनफल आपस में बराबर आएंगे। इतनी चीजें तो अपने सामने आ गई। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें से पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 5 3 है, 6 4 है। ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है। ऐसे ही है क्या? 6 और 4 ही है, 5 और 3 ही है। ओके, और ये पॉइंट क्या है? P। 3 5 है, ज्यादा 3 5 है करते। वो 6 4 ऐसे ही है, ऊपर 6 नीचे 4। ऐसे बोलते नहीं है क्या? तुझे बहुत 3 5 आती है। चलो ऐसे क्या हाल? तबीयत ठीक नहीं है? अभी तबीयत खराब होने से या ऐसे ही रहते हो हमेशा? अभी डेंगू चिकनगुनिया वायरल ये चीजें चल रही हैं। डॉक्टर को दिखाया? कहाँ पर है? कौन से डॉक्टर हैं? 2 तरह के डॉक्टर हैं। एक तो डॉक्टर वो होते हैं जो पर्ची लिख के देते हैं और आप मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हो, जांच वगैरह भी लिख के देते हैं। एक डॉक्टर वो होते हैं कोई पर्ची नहीं लिखते, जाते ही 2 टेबलेट देते हैं कि 2 तो अब ले, 2 घर जाके शाम को ले लेना, 2 कल ले लेना, और 1 इंजेक्शन लगाते हैं तुरंत। कौन से वाले को दिखाया था? ये इंजेक्शन वाले को। ये 150 रुपए में काम निपटा देते हैं। हाँ 200, इससे ज्यादा खर्चा ही नहीं होता इनका। अब पर्ची वाले के पास जाओगे वो 1000 रुपए के लगभग बना देता है, लेकिन वो जांच वगैरह भी करता है तो वो सही तरीके से। अब ये इंजेक्शन वाले से 1 2 दिन देख लो, फर्क नहीं पड़ा तो फिर पर्ची वाले के पास चले जाना। इंजेक्शन वाले की तो फिक्स है। एक जना होता है वो इंजेक्शन भर भर के देता है, वो ठका ठक ठोक देता है। वो पूछते नहीं क्या दिक्कत है, आ जाओ। आते ही कहते हैं लेट। हाँ फिक्स है उनका, फिक्स है इनका। ये 2014 या 15 की बात है, महेशनगर में क्लास थी मेरी। तो सुबह सुबह ऐसे बुखार हो गया भयंकर, 10 11 बजे तक तो पढ़ाता रहा, उसके बाद में नहीं पढ़ाया गया। शाम को 3 बजे बैच था, और एकदम नया ही बैच था, 1 2 दिन ही क्लास हुई थी। अब रनिंग बैच है, उसमें तो कह भी देंगे आज नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन नए बैच में स्टूडेंट्स होते हैं, शुरू शुरू में ऐसे इंप्रेशन जाता है, क्लास नहीं हुई तो वो एडमिशन मिस हो जाते हैं। ठीक है, आपका जब तक एडमिशन नहीं होता है तो आपके चेहरे के ऊपर, जैसे अभी पूरे बैच के लिए एडमिशन आ रहे हैं, तो ऐसे दिखता है 25,000 रुपए, 1 2 3 4 5, 25 5 125, 1.25 लाख रुपए बैठे आज क्लास में। होता है ऐसा, नेचुरल सबके साथ होता है। ठीक है, तो आप भी जोड़ते होंगे। तो 11:30 12 बजे एकदम भयंकर बुखार हो गया, अब तो नहीं पढ़ा जाएगा, चक्कर से आने लग गए। हम अब डॉक्टर को दिखाएंगे, टाइम लग जाएगा, दोपहर वाली क्लास तो आज मुश्किल हो गई। ऐसे खड़ा रहे नहीं जा रहा, चक्कर से आने लग गए। वो एक स्टूडेंट था रोशन, बोला सर एक
तुरंत एकदम तुरंत वाला इलाज बता दूं, 1-2 घंटे में सही कर देगा। वो बताओ। बोले वहां पर जेपी फाटक के पास में है, चौधरी है, डॉक्टर है, तो वो जाते ही कर देगा। तो गया, बोले कुछ खाए हुए हो क्या? नहीं, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। बोले पहले तो एक बिस्कुट खाओ। एक बिस्कुट खिलाया। दोपहर में कोई भीड़ भाड़ तो थी नहीं। 3-4 टेबलेट दी, 2 मोटी मोटी और एक छोटी सी। बोलो ये टेबलेट ले। टेबलेट ली। बोलो एक इंजेक्शन लगाऊंगा। एक इंजेक्शन लगे। वो मेरी 3 बजे क्लास है, वो लेनी है। बोले वह आप घर जाओ और 2 घंटे रेस्ट करो। वहां से आया, 2 घंटे क्या, 1 घंटे में फिट हो गया एकदम। 1 घंटे में फिट हो गया। बोले शाम को एक इंजेक्शन और लगवा जाना। शाम को मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार में फिट कर दिया। लेकिन ये खतरनाक होते हैं। वो जो उनके पास एक फिक्स डोज होता है वो दे देते हैं। अब वो उस वाली प्रॉब्लम है तब तो ठीक हो जाओगे, नहीं तो वो चीजें फिर आपको लंबा परेशान कर देती है ना। अगर फिजिशियन दिखाओ तो यहाँ आसपास में मधुबन कॉलोनी है, डॉक्टर शैलेश दीक्षित हैं, शानदार फिजिशियन है। एसएमएस में है वैसे, है शैलेश दीक्षित जयपुरिया में है ना, एसएमएस में नहीं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो तो, लेकिन शानदार हैं डॉक्टर। 1-2 दिन में फर्क भी आ जाता है। हाँ, जांच वगैरह तो लिखते हैं वो खर्चा तो होता है। आप देख लो 1-2 दिन में, नहीं तो ऐसे ज्यादा परेशान हो जाओगे। डेंगू चिकनगुनिया हो गया, प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगे, तो फिर पूछना पड़ेगा ए बी ग्रुप का कौन सा है, ओ ग्रुप कौन सा, यह कंडीशन आ जाती है। देख लेना 1-2 दिन। मैं देख रहा हूँ 5-6 दिन से आपकी तबीयत खराब है ना। ये कोई ट्राइंगल है। अब देखो यहां पर क्या करना है, पहले ये देखते हैं। मुझे ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर वेट तय करना है। वेट तय करना है। वेट को मैं सर्किल में लिखूंगा। इधर वाली लंबाई 5 है तो ये वेट 5 कर दूंगा, और इधर वाली लंबाई 3 है तो इस वेट को मैं 3 कर दूंगा। ऐसे मैंने कर दिया। सही बात। अब दूसरी बात देखो, ये जो 3 है वो इस 6 के कारण भी तो 3 आना चाहिए ना। तो अगर 6 के कारण 3 आ रहा है तो 4 के कारण 2 हो जाएगा। ऐसे कह सकता हूं कि 4 गुणा 3 12 हो रहा, तो 6 को किससे गुणा करने से 12 आएगा? 2 से गुणा करने से 12 आएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या यहां जो सी पर वेट आएगा वो इस, ये डी कह देता हूं, इसको ई कह देता हूं। सी पर जो वेट आएगा वो ए वाली लंबाई के कारण भी आएगा और बी डी वाली लंबाई के कारण भी आएगा। अब इसका एक और तरीका बता देता हूं। चलो यहां तो 3 और 6 आपस में मल्टीपल हैं, लेकिन अगर मान लो ये 5 होता तो 5 और 3 है, वो तो, क्योंकि 6 का तो आधा मैंने 3 कर दिया, तो फिर 4 का आधा 2 कर दिया, तो ऐसा आधा करने में कई बार फ्रैक्शन में भी तो जा सकता है। तो यहां जो वेट लेते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, कोई रूल नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते, तो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन फिर भी इस 3 का और इस 6 का एलसीएम को ले लेते हैं यहां पर, ताकि 3 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या ले लो। ये आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। चलो मैं आपको पहले एलसीएम के थ्रू बता देता हूं, फिर आपको ऐसे ही बता देता हूं। जो भी है, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो यहां का वेट 6 ले लिया। 3 के कारण 6 तो 5 के कारण 10 हो जाएगा। 3 के कारण 6 तो 5 के कारण 3 के कारण 6 तो 5 के कारण इधर 10 हो जाएगा। या ऐसे समझ लो, 5 का 6 से गुणा 30 है, तो 3 का किससे गुणा करने से 30 आएगा? 10 से। यहां कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलो, 5 का 6 से गुणा 30 है, इस वेट का इस लंबाई से गुणा 30 हो रहा है, इस लंबाई का इस वेट से गुणा भी 30 होना चाहिए। तो ये 3 है तो ये 3 का 10 गुणा 30 हो जाएगा। ये 10 है, ये 6 है, तो यहां डी पर जो वेट है वो 16 हो जाएगा। ठीक है। 6 के कारण 6 है तो इस 4 के कारण यहां 4 होगा। मैं ऐसे कह सकता हूं कि 6 का चौगुना 24, तो इस 6 का चौगुना 24 हो जाएगा, तो यहां 4 हो जाएगा। ये 4 है, ये 6, तो 6 और 4 10 होता है, तो यहां का वेट 10 हो जाएगा। ये 10 है, ये 10 है, तो ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी। ये 16 है, वो 4 है, तो 16 ऊपर जाके 4 नीचे आके लंबाई बन जाएगी। तो इस लंबाई को मैं 16 और इसको 4 कह सकता हूं। तो अनुपात हो जाएगा, जैसे इसको है एपी और पीडी का रेशो जो है वो 16/4,
यानी 4/1 यानी 4:1 आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। बीपी और ईपी है, बीपी अनुपात ईपी है, ये इधर भी 10 है इधर भी 10 है, 10:10 क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ये इनकी लंबाइयों का अनुपात आ जाएगा। टाइम हो गया। आज कल मैं इसको डिटेल से समझेंगे आप।